ईरान और अमेरिका इजराइल महायुद्ध 11वें दिन में प्रवेश कर चुका है। घमासान कम होने के बजाय और गहराता जा रहा है। अमेरिका रुकने का नाम नहीं ले रहा और ईरान झुकने को तैयार नहीं है। हम आपको इस महायुद्ध की बड़ी बातों से रूबरू करा देते हैं। ईरान के खिलाफ जंग बहुत जल्द खत्म होगी, यह दावा किया जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि यह लड़ाई बहुत जल्द खत्म होगी। इसके पीछे वजह वो ये बता रहे हैं कि ईरान की वायुसेना, ईरान की नौसेना ध्वस्त कर दी गई है। ईरान के 51 जहाजों को डुबो दिया है। नेवी को हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है और ईरान के खिलाफ लेजर मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे, यह भी ट्रंप ने धमकी दी है। इसके साथ साथ अमेरिका ने सभी देशों से तेल को लेकर के प्रतिबंध हटा दिया है। दुनिया के लिए यह बहुत बड़ी राहत की खबर है। उधर ईरान ने हाइब्रिड ड्रोन से कुवैत पर अटैक किया है और ईरान ने इसके अलावा भारी मिसाइलों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है, जिसमें 1 टन के वॉरहेड लगे हुए हैं और यह धमकी और दी जा रही है कि इसे और गंभीर हमलों के रूप में कन्वर्ट करेंगे। पुतिन ने यूरोप को रूस से तेल खरीदने का ऑफर दिया है। यह देखिए, ईरान के लिए जो आपदा है, पुतिन के लिए वो अवसर बनकर के सामने आया है। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात भी की है और जंग को लेकर मदद की पेशकश भी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात बताई है। सोचिए, 4 साल से पुतिन खुद लड़ रहे हैं यूक्रेन के साथ, लेकिन उन्होंने ईरान के साथ जंग को रोकने की पेशकश की है। इजराइल ने ईरान के ड्रोन हेडक्वार्टर पर हमला किया है क्योंकि ईरान के ड्रोन्स बहुत बड़ी तबाही मचा रहे हैं। उधर ईरान के तेहरान में रिहायशी इलाके पर हमला किया गया है और खबर आ रही है 40 लोगों से की मौत वहां पर हो चुकी है। यानी एक के बाद एक लोगों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है और इन सब के बीच ईरान अमेरिका इजराइल जंग का 11वां दिन, उम्मीद यह की जा रही थी कि लड़ाई धीरे धीरे कम पड़ेगी, लेकिन 11वां दिन आते आते लड़ाई और भी ज्यादा गंभीर होती चली जा रही है। दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अमेरिका और इजराइल की सेनाएं जहां ईरान को सबक सिखाने में जुटी हैं, बयानों का सिलसिला भी चल रहा है। मिसाइलें तो चल रही हैं, साथ साथ जुबानी मिसाइलें भी चल रही हैं। और बड़ी खबर के लिए हम रुक करते हैं वॉर रूम का, जहां से हमारे डिफेंस एडिटर नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज। चंदन, इस वक्त हम वॉर रूम से आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं। 11वें दिन आखिरकार कहां पर पहुंच गया है ये जंग, क्योंकि वार पलटवार जारी है। एक बार फिर ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं। इजराइल में ईरान का ताबड़तोड़ हमला, 10 खैबर शिकन मिसाइलों से ईरान का जोरदार हमला। 1 टन से ज्यादा वॉरहेड वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। चंदन, ये IRGC की तरफ से दावा किया गया है कि जो 10 मिसाइल दागी गई हैं और साथ ही मिसाइल से यूएस ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है ईरान की तरफ, यानी कि ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे कि खुद अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि उनके पास 150 अभी मिसाइल लॉन्चर हैं। इन्हीं मिसाइल लॉन्चर से ये ईरान जो है लगातार हमले कर रहा है। बिल्कुल, हमलों का सिलसिला लगातार जारी है और 1 टन से ज्यादा वॉरहेड वाली मिसाइल है और खैबर शेकन मिसाइल जिसका जिक्र बार बार हो रहा है और इन मिसाइलों को बेहद मारक माना जा रहा है। ईरान की किला तोड़ मिसाइल इसे कहा जा सकता है और खैबर शेकन मिसाइल को किला तोड़ मिसाइल क्यों कहा जाता है, यह हम आपको बताते हैं। यह बेहद खतरनाक मिसाइल है और क्लस्टर बम से लैस है। देखिए, आसमान में आप देख सकते हैं कई सारे यहां जो बम के टुकड़े दिख रहे हैं, ये क्लस्टर बम है और क्लस्टर बम का मतलब है कि एक साथ कई बम अटैक करते हैं और बड़े इलाके में जबरदस्त तबाही इनकी वजह से होती है। लगभग 1450 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है। सिर्फ 15 मिनट में लॉन्च के लिए तैयार हो जाती है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे देती है और ऐसे में यह किला तोड़ मिसाइल जो खैबर शेकन है, बहुत घातक हथियार बनकर के सामने आई है और इसको जिस तरह से अपडेट किया गया है, जिस तरह से अपग्रेड किया गया है, यह बड़ी चुनौती बनकर के आया है। और कंट्रोल रूम से हमारी सहयोगी दीपा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीपा, ओवर टू यू, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल चंदन, इस वक्त बड़ी खबर है, आपको बता दें, इजराइल और अमेरिका ईरान पर धड़ाधड़ हमले कर रहे हैं। लगातार हमलों का दौर चल रहा है। ताजा वीडियो में यूएस के हमले नजर आ रहे हैं, ईरान पर जारी किया अमेरिका के हमले। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका की सेना की ओर से इसका वीडियो भी जारी किया गया है और वीडियो में किस तरीके से वहां पर धमाका होता है, किस तरीके से अटैक किया जाता है, वो सारी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी सेना की ओर से हमले का ताजा वीडियो है। ईरान में मिसाइल सिस्टम को मार गिराया गया है, यह अमेरिकी सेना की ओर से दावा किया गया। अमेरिकी सेना ने हमले का वीडियो जारी किया। ये देखिए आप, ये वही वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। ईरान में मिसाइल सिस्टम को मार गिराया गया है, ये यूएस सेना की ओर से दावा किया गया है और जो हमला वहां पर हुआ उसका ये नया वीडियो इस वक्त आपके सामने है। ईरान पर अमेरिका के हमले लगातार जारी हैं, रुक रुक कर लगातार हमले हो रहे हैं ईरान के अलग अलग इलाकों में और जो नया मिसाइल सिस्टम को मार गिराने का दावा अमेरिका की ओर से किया गया है, उसकी ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं चंदन जी। इजराइल की ओर से हमले किए जा रहे हैं और ईरान की ओर से पलटवार किया जा रहा है और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईरान मामलों के विशेषज्ञ अंजारुल बारी साहब।
बारी साहब, अगर बात की जाए जिस तरह से ये 11वां दिन है लड़ाई का और ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं और अमेरिका इजराइल को हम झुका करके रहेंगे, क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई ईरान इतना लंबा टिक सकेगा? बहुत शुक्रिया चंदन। जिस तरह से ईरान की तरफ से ये दावा किया गया है कि वो एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, ये पूरी तरह से सत्य है। चूंकि ईरान गोरिल्ला वार हो या फिर जो जंग का सिस्टम होता है, जाहिर है कि ईरान इन तमाम मामलात में बहुत ही आगे है और ईरान पूरी तरह से तैयार है। आप उसकी इस तैयारी को इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह के फुटेज खास तौर से IRGC की तरफ से जारी किए गए हैं, ईरानियन आर्मी की तरफ से जारी किए गए हैं, वहां पर यह दिखाया जा रहा है फुटेज के जरिए से कि बड़े पैमाने पर और बहुत ही तेजी के साथ अगर एक तरफ ईरान में मिसाइल जिस तरह से धड़ाधड़ दागे जा रहे हैं, तो उसकी कमी को फुलफिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए ऐसी गाड़ियां जो मूवेबल हैं उस पर जो है क्या कहते हैं इस तरह की चीजों को लॉन्चर सिस्टम जो है उन्होंने क्रिएट कर रखा है और वहां से ये बमबारी और वहां से ये मिसाइल करते हुए नजर आते हैं, मिसाइल जो है फायर करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पूरे तौर पर ईरान ने एक फैसला कर रखा है कि ये डू और डाई की लड़ाई है, इसे अपनी अस्मिता का मसला बना रखा है और यही वजह है कि ईरान जो है इस पूरे मामले पर पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है कि अगर ये लड़ाई 8 साल तक चलानी पड़े तो वो आसानी के बारी साहब, आप खामनेई रेजिम से अच्छी तरह वाकिफ हैं और काफी करीब से आप जानते हैं वहां उन सभी को। आप अगर बात की जाए मुस्तफा खामनेई जो नए सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं, क्या ये और भी ज्यादा हार्डलाइनर हैं? और ऐसे में आप बता रहे थे कि लंबे समय तक लड़ाई जारी रखने की है, बैकअप कहां से मिलेगा? क्या अपने दम पर ईरान इतने लंबे समय तक टिक पाएगा? देखिए, ईरान का जहां तक के मामला है, ईरान के पास सफिशिएंट इस तरह के मिसाइल मौजूद है। जाहिर है उसके पास जो एयरफोर्स उस तरह की उतनी मजबूत नहीं है, जो भी उसके पास एयरफोर्स की फैसिलिटीज हैं वो कहीं ना कहीं दाएं बाएं कंट्रीज से मिली हुई हैं। इसके साथ साथ नेवी की अगर हम बात करें तो नेवी एक तरह से उसके पास बहुत वीक है और बहुत कमजोर है, जिसके बारे में अमेरिका ये दावा करता है कि उसने पूरे तौर पर नेवी को जो है खत्म कर दिया है। हालांकि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। जंगें जो लड़ी जाती हैं उसमें झूठ बहुत ज्यादा होता है। ये नहीं कहता कि सारी बातें जो है ईरान की दुरुस्त हैं और सारी बातें प्रेसिडेंट ट्रंप इजराइल की तरफ से। बिल्कुल सही बात आपने कही कि यहां पर इंफॉर्मेशन वॉर भी चल रही होती है और ऐसे में जो दावे किए जाते हैं उस पर यकीन करना आसान नहीं होता। इन सब के बीच कंट्रोल रूम में चलते हैं दीपा के पास। दीपा, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल, तमाम दावों के बीच में बड़ी खबर सामने आ रही है। हमलों का दौर भी लगातार चल रहा है। ईरान पर अमेरिकी इजराइल के हमले लगातार जारी है। ईरान के करज शहर पर एयर स्ट्राइक की खबर सामने आ रही है। ईरान पर अमेरिकी इजराइल के ताबड़तोड़ हमले लगातार चल रहे हैं। अलग अलग इलाके जहां पर करज शहर में एयर स्ट्राइक की गई है और विस्फोट की आवाजें सुनी गई हैं। हमले के बाद शहर के कई हिस्से हैं, कई जगह हैं जहां पर धमाकों की आवाजें लोगों ने महसूस की हैं। ईरान का चौथा सबसे बड़ा शहर है ये करज, जहां पर एयर स्ट्राइक की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। अमेरिका इजराइल की ओर से ईरान के अलग अलग हिस्सों को चुन चुनकर लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। चंदन, बिल्कुल, एक और बड़ी खबर आ रही है दीपा, अपने दर्शकों को बता दें, अमेरिकी अड्डों पर ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। बहरीन के एक होटल पर ईरान ने बड़ा हमला बोला है। इस होटल में अमेरिकी सेना के अधिकारी थे। ईरान ने खाड़ी देशों पर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल पर भले वहां उसके हमले इतने कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन बहरीन पर, कुवैत पर, यूएई पर अटैक कर रहा है और ईरान ने ड्रोन से होटल पर बड़ा हमला किया। यूएई ने लोगों को हम ये कहा है कि हम ईरान के हमलों को नाकाम कर रहे हैं। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। यूएई ने मिसाइल हमलों पर अलर्ट जारी किया है, लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। हम ईरान के ड्रोन हमलों को नाकाम कर रहे हैं और लगातार ईरान की ओर से कुवैत, बहरीन, यूएई हर जगह टारगेट किया जा रहा है। ये वो छोटे देश हैं जो बिल्कुल फारस की खाड़ी के साथ सटे हुए हैं और ईरान से बहुत ज्यादा दूर नहीं हैं। ईरान की मिसाइलों के साथ साथ उनके ड्रोन्स का भी निशाना बन रहे हैं और देखिए यूएई में भी किस तरह से धमाके हो रहे हैं। होटल्स पर अटैक किया जा रहा है। मिसाइलें जो छोटी दूरी की मिसाइलें हैं, मध्यम दूरी की मिसाइलें हैं, मध्यम रेंज वाली मिसाइलें, वो भी यहां पर जबरदस्त तबाही मचा रही हैं। हमारे सहयोगी डिफेंस एडिटर नीरज राजपूत भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, अगर बात की जाए, यूएई, बहरीन और तमाम जो छोटे देश हैं उनको टारगेट कर रहा है ईरान और इसमें कोई कमी नहीं, रफ्तार कम होते हुए नहीं दिख रही है।
बिल्कुल। देखिए चंदन, साफ तौर से जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, विदेश मंत्री, वो साफ कर चुके हैं कि जिन देशों से भी अमेरिका इस्तेमाल करेगा, उनके देश की धरती को इस्तेमाल करेगा, मिलिट्री बेस से जहां पर अटैक होंगे ईरान, वहां पर ईरान जो है पलटवार करेगा। और इसीलिए अब हम देख रहे हैं कि बहरीन में, क्योंकि बहरीन में 5th जो फ्लीट है उसका हेडक्वार्टर है अमेरिकी नौसेना का, वहां पर बड़ी संख्या में जो नौसैनिक अधिकारी वहां रहते हैं, एडमिरल लेवल के अधिकारी रहते हैं। इसीलिए ऐसा लगता है कि बहरीन के इस होटल पर अटैक किया है ईरान ने। इससे पहले हमने देखा था कि उन्होंने इरबिल में भी अटैक किया था, जो एक होटल में जहां पर अमेरिकी जो सैनिक थे वो रह रहे थे। इसके अलावा दुबई में भी हमने देखा, यूएई में। तो साफ तौर से जो ईरान है वो उन जगहों को टारगेट कर रहा है जहां पर भी उनको लगता है कि अमेरिकी सेना उनका इस्तेमाल कर रही है, उस देश को इस्तेमाल कर रही है, चाहे फिर वो यूएई हो, सऊदी अरब हो या फिर बहरीन हो। बिल्कुल बारी साहब, अगर बात की जाए पड़ोसी देशों को टारगेट करना, क्या ये ईरान की कोई स्ट्रेटेजी है या बौखलाहट है? देखिए, इसे बौखलाहट या स्ट्रेटेजी से जोड़ करके ना देखें, क्योंकि ईरान के लिए ये मजबूरी है। ईरान की जो मिसाइल है उसकी मारक क्षमता जो है जाहिर है कि अमेरिका तक नहीं जा सकती है, और इसी वजह से उसने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था। और बाकायदा ऐसा नहीं है कि उन्होंने भरोसे में नहीं लिया है, बल्कि उन्होंने जितने भी गल्फ कंट्रीज के लीडर्स हैं उन तमाम लीडरों से बाकायदा अराक्ची जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने मुलाकातें की। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का उन्हें भरोसा दिया कि जो भी हम हमला करेंगे हमारे लिए मजबूरी है, हम सीधे तौर पर जो बेसिस है और ऐसी जगह जो जहां पर इजरायली या फिर अमेरिकी जो इंटरेस्ट की चीजें हैं, हम उन जगहों को निशाना बनाएंगे। और ईरान इस तरह के काम को अंजाम दे रहा है। ईरान ने कहीं पर किसी तरह का कोई ये कहा जा सकता है कि जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उन पब्लिक प्लेसेस को हरगिज निशाना नहीं बनाया है किसी तौर से, तो उनको टच नहीं कर रहा है। जी सर, आप हमारे साथ बने रहें। नीरज, वॉर रूम से आपके पास क्या अपडेट है, हमारे दर्शकों को बताएं। चंदन, इस वक्त हमें एक बड़ी खबर मिल रही है वॉर रूम से। इस वक्त हम वॉर रूम से आपको जानकारी दे दें कि ईरान ने खाड़ी देशों पर हमले तेज कर दिए हैं, और इसके साथ ही यूएई ने मिसाइल हमलों पर अलर्ट जारी किया है। यानी कि यूएई ने अपने देश के लोगों से कहा है कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। और दुबई में तो हमने उड़ान भरते हुए भी देखा है। ईरानी ड्रोन को मार गिराने के लिए एक्शन में यूएई का F-16 फाइटर जेट दिखा है। वहां का जो बीच है, ममजार बीच है, जो दुबई का बेहद ही फेमस बीच है, वहां पर हमने ये देखा है कि वहां पर फाइटर जेट जो है शाही ड्रोन को मार गिराने के लिए उड़ान भर रहा है। और इसकी तस्वीर भी हम आपको वीडियो भी जल्द दिखाएंगे। और ये देखिए, ये सामने है, ये यूएई का जो फाइटर जेट है, ये दरअसल ममजार बीच है। देखिए आप नीचे जो लोग भी हैं, और उसी दौरान एक ड्रोन वहां पर दिखाई देता है। उस ड्रोन को मार गिराने के लिए ये F-16 फाइटर जेट जो है उड़ान भरता है। तो चंदन, आप देखिए कि एक छोटे से ड्रोन को मार गिराने के लिए इतना बड़ा एयर एसेट यानी कि फाइटर जेट F-16 इस्तेमाल हो रहा है। तो ये देखिए, ये टैक्टिक्स है और स्ट्रेटेजी की बात जो आप लगातार कर रहे थे वो ईरान इस्तेमाल कर रहा है। चंदन, बिल्कुल, तो यहां ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। अंजारुल बारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि ईरान मामलों के जानकार हैं। बारी साहब, ईरान की यह रणनीति तो कामयाब दिख रही है कि भाई महंगे हथियारों के बजाय हम सस्ते हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या फिर आपके लड़ाकू विमान हो, ये बहुत महंगे पड़ेंगे आपको इनका इस्तेमाल करना। बिल्कुल चंदन, ये तमाम चीजें जो है इसका असर भी अब जो है दिखने लगा है बड़े पैमाने पर। पूरी दुनिया में जिस तरह से क्रूड ऑयल के रेट्स बढ़े हैं उसने ये साबित कर दिया है। गैस की जिस तरह से पड़ोसी देशों में किल्लत शुरू हो गई है, उससे कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा हो गया। और यही बेचैनी है जो पूरी दुनिया इस वक्त फील करती हुई नजर आ रही है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात का भरोसा दे रहे हैं कि जंग बहुत मुख्तसर होगी, बहुत जल्द ये खत्म हो जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका ने चूंकि ईरान के ऊपर जंग थोपी है, तो जाहिर है कि ईरान ने पहले ही इस बात को कहा था कि अगर उसके ऊपर जंग थोपी जाती है तो जंग थोपने का सिस्टम तो अमेरिका शुरू कर सकता है, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा, कहां पर जाकर ये जंग खत्म होगी, ये जो है उसके बस में नहीं है। ये उसका फैसला नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। नीरज के पास वॉर रूम में चलते हैं। नीरज, क्या अपडेट है आपके पास वॉर रूम से? चंदन, इस वक्त वॉर रूम से हमें एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी जानकारी क्या है, ये आपको बता दें कि इराक की राजधानी बगदाद पर ईरानी हमला हुआ है। ये जानकारी इस वक्त हमें वॉर रूम से मिल रही है, ये कि इराक की राजधानी बगदाद पर एक बार फिर से हमला हुआ। पिछले 10-11 दिनों से हम लगातार देख ही रहे थे। इराक ने दो ईरानी जो ड्रोन्स हैं उनको मार गिराने का दावा किया है। एयर डिफेंस सिस्टम्स के जरिए जो है बगदाद एयरपोर्ट पर यह अटैक करने की कोशिश की गई थी। उसी वक्त ही जो इराक में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इन ड्रोन्स को मार गिराया है। चंदन,
नए सुप्रीम लीडर के ऐलान के साथ ही ईरान ने पड़ोसी देशों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। बहरीन से लेकर कतर और सऊदी अरब से लेकर इराक तक बेहिसाब बारूद ईरान बरसा रहा है। ये तबाही की आग है, ये बर्बादी की आग है। आसमान तक उठती आग की ये लपटें पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली हैं। ईरान पर हुए इस अमेरिकी अटैक ने दुनिया को डरा दिया है। ये जो आग का तांडव आप जो अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह अमेरिका और इजराइल के साझा हमले का नतीजा है। और ईरान के तेल डिपो पर हो रहे हमलों के बाद खाड़ी में जंग बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहले अमेरिका ने ईरान के तेल डिपो को टारगेट करके हमले किए, अब ईरान ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। पहली तस्वीर अमेरिका के वॉर की है, दूसरी तस्वीर ईरान के तीखे पलटवार की है। ईरान पड़ोसी देश बहरीन पर ताबड़तोड़ बम बरसा रहा है और उसने बहरीन के बाप को तेल रिफाइनरी पर बेहद ही खतरनाक अटैक किया। बाप को रिफाइनरीज को मिडिल ईस्ट का सबसे प्रमुख तेल रिफाइनरी माना जाता है। बताया जाता है कि यहाँ पर सऊदी, कुवैत और यूएई जैसे देशों का तेल रिफाइन किया जाता है। इन रिफाइनरी की क्षमता प्रतिदिन 4 लाख बैरल है। माना जा रहा है कि नए सुप्रीम लीडर की घोषणा के बाद ईरान और ज्यादा ताकत के साथ जवाबी हमले कर रहा है। पहले जहां ईरान ने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करने की बात कही थी, वहीं अब माना जा रहा है कि उसने अपनी युद्ध नीति में बदलाव किया और लगातार काउंटर अटैक कर रहा है। कतर, यूएई, सऊदी अरब और इराक में भी ईरान की तरफ से नए हमलों की बात सामने आ रही है। हालांकि इराक और सऊदी ने ईरान के हमले को नाकाम करने का दावा किया है। यूएई ने भी हमला रोकने के लिए अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर रखा है। सऊदी अरब ने कहा है कि उसकी वायुसेना ने देश के रुब अल खाली रेगिस्तान के ऊपर 4 ड्रोन मार गिराए हैं। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन ऑयल डिपो की ओर बढ़ रहे थे। इससे पहले प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की कोशिश नाकाम की गई। असल में ईरान ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी देशों से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। बाकायदा एक वीडियो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सबूत के तौर पर पेश किया। ईरान की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है वो दिन का है। दिख रहा है कि मिसाइलें दागी जा रही हैं। माना जा रहा है कि इसी को आधार बनाकर अब ईरान पड़ोसी देशों को फिर से टारगेट कर रहा है और मुख्य तौर पर अब तेल रिफाइनरी पर वार किया जा रहा है। महायुद्ध पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। और उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। इराक के इरबिल में ड्रोन से हमला किया गया है। बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इरबिल में ईरान के लगातार हमले जारी है। इराक के इरबिल में ड्रोन से हमला किया गया है, बड़ी खबर आ रही है। और इरबिल को टारगेट किया गया है। अमेरिका के जो ठिकाने हैं उनको टारगेट किया गया है, यह बड़ी खबर आ रही है। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। ईरान के हमले में इरबिल में जबरदस्त यहां पर अटैक किया गया है। जोरदार धमाका होता है और रोशनी की एक तेज लहर यहां पर दिखाई पड़ती है। इराक के इरबिल का यह मंजर, जहां ड्रोन से हमला किया गया है। ईरान के पास ड्रोन की एक बड़ी सीरीज है, शाहिद 136। इसके अलावा अर्श ड्रोन भी है। इन सब का इस्तेमाल करके न सिर्फ इजराइल को बल्कि जितने भी अमेरिका के बेसेस हैं उनके पास पहुंच रहा है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी दीपा भी बनी हुई है कंट्रोल रूम से। दीपा, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल चंदन, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है इजराइल से, जहां ईरानी सेना ने बहुत बड़ा दावा किया है। ईरानी सेना की ओर से IRGC का बड़ा दावा है। इजराइल के तेल अवीव में ड्रोन से हमला किया गया है, ये IRGC की ओर से दावा किया गया है। तेल अवीव से ये खबर है, यहाँ पर ड्रोन से अटैक किया गया। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो सेंटर है उसको तबाह कर दिया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। इजरायली सेना के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है, ये ईरान की ओर से दावा किया गया है। तेल अवीव में ये जबरदस्त हमला हुआ है ईरान की ओर से, ये IRGC की ओर से दावा किया गया है। चंदन, बिल्कुल दीपा, तो एक के बाद एक हमले की तस्वीरें आ रही हैं ईरान से भी, और ईरान की ओर से भी बाकायदा तस्वीरें जारी की जा रही हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार ईरान के पास इतनी सटीक इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है। बड़ी खबर आ रही है, एआई समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे पर राहुल गांधी ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने अपना काम कर दिया। राहुल गांधी ने
ये मुस्कुराते हुए कहा है एआई का फ्यूल डेटा होता है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें एआई चलाना है तो डेटा पर ही चलेगा, लेकिन पीएम मोदी एआई की बातें करते करते डेटा अमेरिका को सौंप चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पर देश को बेवकूफ बनाने का आरोप राहुल गांधी ने लगाया और साथ ही साथ बड़ा बयान दिया। एआई समिट के दौरान जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कपड़े उतारकर प्रदर्शन किया था, इस पर उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस ने अपना काम कर दिया। और नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का पूरा डेटा अमेरिका को पकड़ा दिया, फ्री में, ऐसे मुफ्त में। मतलब आपकी जो पूंजी है, आपका जो धन है, आपका जो फ्यूचर है, नरेंद्र मोदी ने उठा के ऐसे ही दे दिया। मीडिया में एक शब्द नहीं बोल रहे। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने एआई, सुना? यहां पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। तो एआई की बात होती है। मैं आपसे पूछता हूं, जो पेट्रोल का इंजन होता है वो पेट्रोल के बिना चल सकता है क्या? नहीं चल सकता, उसका कोई मतलब नहीं है। और राहुल गांधी की एआई समिट पर दिए गए इस बयान के बाद फिर से सियासी संग्राम तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और कहा ऐसा विपक्ष का नेता पहले कभी नहीं देखा। ऐसा नेता जिसके पास कोई विजन नहीं है। विपक्ष के नेता का शहरी नक्सलवादी यानी अर्बन नक्सल की तरह का व्यवहार है। राहुल नकली गांधी परिवार के अंतिम विपक्ष के नेता हैं, ये सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह ने हमला बोलते हुए कहा है। कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा एलओपी तो कोई देखा नहीं, कोई विजन नहीं, केवल अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करना। ये आप एलओपी हैं, आप देते हैं सदन को इंफॉर्मेशन कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं, वोटिंग चाहते हैं, जो भी आपका, आप क्यों भाग जाते हैं? इसलिए ये अर्बन नक्सल की भूमिका में है। अब मैं सही कह रहा हूं, ये कांग्रेस के लिए वही हैं जो मुगलिया संतलित का अंतिम बादशाह बहादुर जफर शाह था। नकली गांधी फैमिली का ये अंतिम युवराज, अबोध युवराज है। तो राहुल गांधी के बयान को लेकर के हमला बोलने का सिलसिला बीजेपी नेताओं की ओर से शुरू हो चुका है। इसके अलावा जेडीयू की ओर से क्या बोला गया है, एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने बात की है जेडीयू के सांसद संजय झा से। कि कार्यकर्ताओं ने एआई समिट के दौरान जो प्रदर्शन किया था, शेड उतार करके हमारा काम कर दिया था। ये तो खुद ही भेजे थे, यही बात प्रूफ करता है कि उन्होंने खुद ही उन लोगों को भेजा था। इतना बड़ा इंटरनेशनल समिट, पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था। एआई में चाइना और अमेरिका के बाद इंडिया इतना बड़ा प्रदर्शन किया और उस प्लेटफॉर्म को यूज करके, और जो हम लोग शुरू से बोलते रहे हैं कि राहुल गांधी जी मोदी जी का और बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। अब वो देश विरोधी जो बात होती है वो तो इंटरनेशनल डेलीगेट सारे आए हुए थे, वहां पर जाके ऐसा प्रदर्शन करना, इससे शर्मनाक घटना देश के राजनीति में कम हुआ होगा, शायद हुआ ही नहीं। और उसको एडमिट करना, जो लोग कह ही रहे थे कि यही किया है, हमको लगता है कि इन्हीं के नेतृत्व में फाइनली ताला लगवा के ही जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों पहले जब वो गिरफ्तार हुए थे कार्यकर्ता, तो कहा था बब्बर शेर उनको, और अब कहा कि हमारा काम कर दिया। नेता के तौर पर एक तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं का। नहीं, मैं तो एक चीज देख रहा हूँ, इनका जो पूरा अप्रोच, जो एटीट्यूड है, इन्हीं के ट्रेनिंग में ये लोग जैसा ये खुद है उसी टाइप से इन्होंने कार्यकर्ता को बनाया। और जिस तरह की भाषा, मर्यादा तो कुछ बची नहीं है, और देश के इंटरेस्ट में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। और राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने पूरी दुनिया के सामने भारत को शर्मिंदा किया, अमित मालवीय ने दावा किया है। और भारत को शर्मिंदा करने वाले प्रदर्शन पर राहुल को गर्व है, इसको लेकर के निशाना भी साधा। देश की गरिमा की रक्षा करने के बजाय देश को शर्मिंदा कर रहे हैं राहुल। तो बीजेपी की ओर से ऑल आउट अटैक राहुल गांधी के खिलाफ लॉन्च कर दिया गया है।
और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, राहुल गांधी का यह कहना कि यूथ कांग्रेस ने अपना काम कर दिया और जिस तरह से मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, क्या यह माना जाए कि पहले से प्लानिंग थी या फिर अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व को कि यूथ कांग्रेस ने उनके लिए एक अच्छा काम कर दिया है? देखिए, ये समझना बेहद जरूरी है कि यूथ कांग्रेस ने आधे कपड़े उतारकर एआई समिट में प्रदर्शन क्यों किया। राहुल गांधी का ये कहना है कि जिस तरीके से भारत अमेरिकी डील हुआ है, उस डील से किसानों को भारी नुकसान हुआ है और उसी का विरोध करने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एआई समिट के भीतर पहुंचे थे और इसी का समर्थन राहुल गांधी ने एक बार फिर से करते हुए तंज कसा है जो है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर। राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कहा कि यूथ कांग्रेस ने अपना काम कर दिया और ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के समर्थन में उतरे हों। इससे पहले भोपाल में किसान महासम्मेलन में उन्होंने वहां पे कहा था कि यूथ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मेरे बब्बर शेर है। राहुल गांधी कल जो है ओबीसी का सम्मेलन था, उसमें ये सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि एआई डेटा जो एआई जो है वो डेटा उसका फ्यूल है और फ्यूल ही नहीं रहेगा तो एआई का आखिर मतलब क्या है। लगातार राहुल गांधी ये कहते रहे हैं कि डेटा हिंदुस्तान का अमेरिका को केंद्र सरकार ने बेच दिया है और डेटा का मतलब यह है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी ताकत, यानी राहुल गांधी यूएस ट्रेड डील और डेटा के मसले पर सीधे तौर पर मुखर है और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन यहां पर बीजेपी की ओर से ऑल आउट अटैक खोल दिया गया है और सारे नेताओं ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया है इस पूरे मामले को लेकर के। मोहित, बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे उनके जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने सीधे तौर पर अटैक राहुल गांधी पे कर दिया है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि गिरिराज सिंह ने जिस तरीके से राहुल गांधी पे तंज कसा है, कल वो राहुल गांधी का पैजामे का नाप ले रहे थे, कल उन्होंने ट्वीट किया कि राहुल गांधी का पैजामा कितना बड़ा है, कितना छोटा है। तो इस तरीके की बात गिरिराज अगर कर रहे हैं तो गिरिराज को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इस तरीके की वो बात करते रहते हैं और देश हित में राहुल गांधी बोलते हैं, चाहे किसानों की बात हो या पश्चिमी देशों में जिस तरीके से स्थिति बनी है, जिस तरीके से ऊर्जा सिक्योरिटी को लेकर, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी सदन के भीतर चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार चर्चा नहीं करवाना चाहती। इन सारी चीजों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर कांग्रेस के पार्टी और राहुल गांधी। और एक और बड़ी खबर आपको दे दूं कि संसद भवन के भीतर विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक संसद भवन के सत्र को लेकर हो रही है। रणनीति यानी फ्लोर मैनेजमेंट, संसद के भीतर क्या होना चाहिए, उसको लेकर मुकम्मल तौर पर बातचीत हो रही है। बहुत शुक्रिया मोहित इस पूरी जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी की एआई समिट में हंगामे पर दिए बयान पर बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने भी सीधा निशाना साधा और कहा कि हंगामा करवाना ही राहुल गांधी का एजेंडा था। हमारे साथ मौजूद हैं शशांक मणि त्रिपाठी, बीजेपी सांसद। सबसे पहले राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंचे मंच पे, उन्होंने अपना काम कर दिया, क्या ये बता रहा है? राहुल गांधी का काम क्या है? देश के खिलाफ काम करना। राहुल गांधी का क्या काम क्या है? जब बाहर जाते हैं तो देश के विरोध में बोलना। तो अगर उस हिसाब से देखें तो राहुल गांधी का काम इन लोगों ने किया है कि देश की नाक कटाई है। अगर कांग्रेस के कुछ नेता नंगे होके पूरे विश्व के सामने एआई जगत में अपना ढिंडोरा पीट रहे हैं और अपने ही घर पे ही अपने घर वालों को बदनाम करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो राहुल गांधी का काम ये है। अगर वो काम है तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत निंदनीय है, बहुत घिनौना काम किया है इन लोगों ने और पूरा देश देख रहा है और इसकी निंदा भारतीय जनता पार्टी करती है, मैं करता हूं और प्रधानमंत्री के तौर पे इस एआई समिट की सराहना करता हूं। बम, गोले और बारूद के धमाकों के बीच ईरान जल रहा है। पिछले करीब 11 दिनों से मिडिल ईस्ट में चारों तरफ अशांति और तनाव का माहौल है, लेकिन ईरान में चल रहे वॉर के बीच एक अच्छी खबर भी आई है। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। कच्चे तेल के सस्ता होने से जहां एक तरफ महंगाई पर काबू रखने में मदद मिलेगी, तो दूसरी तरफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई में रुकावट की चिंता भी कम होगी। जंग के बीच अचानक कैसे कम हुए कच्चे तेल के दाम, ये जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट। ईरान की जमीन पर जंग के बीच आम आदमी के लिए थोड़ी राहत की खबर आई है। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। कच्चे तेल की कीमतें कम क्यों हुई, ये आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कच्चे तेल की कीमत में गिरावट कितनी दर्ज की गई वो जान लेते हैं। कच्चे तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $85 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। कच्चे तेल की कीमतों में 9% की भारी गिरावट हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि महायुद्ध के दौरान भी पब्लिक को पेट्रोल और डीजल की महंगाई नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों को लेकर ये बहुत बड़ी राहत वाली खबर है। अब आपको बता देते हैं
कि कच्चे तेल की कीमतें कम होने के पीछे की वजह किसे माना जा रहा है। दरअसल कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गई थी। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद हालात और भी खराब होने लगे थे, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गंभीरता से लिया और ऐलान किया कि मिडिल ईस्ट में युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, जिससे ग्लोबल तेल सप्लाई में कमी की लंबे वक्त तक बनी रहने वाली चिंता खत्म हो गई। We're also waiving certain oil-related sanctions to reduce prices. So we have sanctions on some countries. We're going to take those sanctions off till this straightens out. We're very proud to be involved in this, and it's going to be ended soon. मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और ईरान और अमेरिका इजराइल के दो तरफा हमलों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में कमी बड़ी राहत का संकेत है। तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद पाकिस्तान की हालत पस्त है। पहले से ही आर्थिक संकटों का सामना कर रहे पाकिस्तान ने अपने सरकारी खर्चों में भारी कटौती की है। पाकिस्तान ने 2 महीने तक सरकारी गाड़ियों को 50% कम ईंधन देने का फरमान सुनाया। साथ ही 2 महीने तक 60% सरकारी वाहन अब नहीं चलाए जाएंगे। 50% सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश मिला है। महंगाई की मार से स्कूल कॉलेज 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। एक तरफ कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से जहां हालिया राहत देखने को मिल रही है, वहीं इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मौजूदा हालात को देखते हुए कच्चे तेल की कीमतों में आने वाले दिनों में भी काफी उतार चढ़ाव रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। और कंट्रोल रूम से हमारी सहयोगी दीपा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बड़ी खबर के साथ। दीपा। बिल्कुल चंदन, देखिए जल्द ही जंग खत्म होने के ट्रंप के ऐलान के बाद जहां तेल की कीमतों में भारी कमी देखी जा रही है, वहीं ईरान भी अपने मजबूत इरादों से टस से मस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रंप ने जंग जल्द ही खत्म होने का दावा किया है, जिसके जवाब में ईरान ने ऐलानिया लहजे में कहा है कि युद्ध के खात्मे का वक्त ईरान खुद तय करेगा। IRGC ने ट्रंप को खुली चुनौती दी है और कहा है कि अमेरिकी सेना जंग खत्म नहीं करेगी। ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी ईरान को फिर से चेतावनी दी है और कहा है कि हॉर्मुज की राह में ईरान अड़ंगा अगर लगाएगा तो उसकी खैर नहीं है। लेकिन IRGC ने अमेरिका की इस धमकी को धता बताते हुए साफ कर दिया है कि ईरान के हाथों में ही मिडिल ईस्ट का भविष्य है और दुश्मन देशों को 1 लीटर तेल की भी यहां से आगे ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ये IRGC की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है। इससे पहले भी ईरान की ओर से कहा गया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अगर कोई भी जहाज आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो उसको वहीं पर आग के हवाले कर दिया जाएगा। और एक बार फिर से ट्रंप की धमकी के बाद ये पलटवार है IRGC की तरफ से। बिल्कुल दीपा, एक और बड़ी खबर आ रही है महायुद्ध से जुड़ी हुई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का ऐलान, अरब यूरोपीय देश इजरायली अमेरिकी राजदूतों को निकाले। ऐसा करने वाले देशों को हॉर्मुज से गुजरने का अधिकार होगा। तो IRGC की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो कि खामने रेजिम को लेकर के बहुत वफादार है, उसका यह कहना है कि अरब और यूरोपीय देश इजरायली अमेरिकी राजदूतों को निकाले और जो भी देश ऐसा करेगा उन्हें हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने का अधिकार होगा। तो यहां पर माइंड गेम भी IRGC खेलती हुई नजर आ रही है। ईरान, इजराइल, अमेरिका और खाड़ी क्षेत्रों में बढ़ते युद्ध के कारण भारत के निर्यात आयात और खासकर महाराष्ट्र के कृषि निर्यात पर बड़ा असर पड़ा है। दुबई के जेबेल अली पोर्ट जैसे बड़े व्यापारी केंद्रों पर जहाजों की आवाजाही रुकने से हजारों टन कृषि उत्पाद फंसा हुआ है और किसानों व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। भारत पर इसका किस तरह का असर पड़ रहा है, नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से देखिए हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध ने खाड़ी देश को पूरे चपेट में ले लिया है। कई खाड़ी देश प्रभावित हुए हैं और इससे दुनिया भी अछूती नहीं है। भारत पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। भारत के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर इसका सीधा असर पड़ा है। मुंबई के नज़दीक नवी मुंबई के JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर भी हजारों कंटेनर एक्सपोर्ट के सामान के साथ खड़े हैं। JNPT पोर्ट परिसर में हम हैं और आप देखें तो सड़कों के किनारे बहुत सारे ऐसे कंटेनर पार्क हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामान फिलहाल एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं, यानी खाड़ी देशों में या फिर खाड़ी देशों के माध्यम से होते हुए यूरोप जाने वाले सामान कंटेनरों में पिछले कई दिनों से फंसे पड़े हैं। जो मर्चेंट नेवी के वेसल हैं वो खाड़ी देशों की तरफ नहीं जा पा रही हैं और कुछ कंटेनर हैं जो जेबेल अली पोर्ट दुबई पर फंसे हुए हैं। अगर हम JNPT पोर्ट की बात करें तो 1200 से अधिक बड़े कंटेनर JNPT पोर्ट पर खड़े हैं, जिसमें खाड़ी देशों में और यूरोप की तरफ जाने वाले सामान उसमें लदे हुए हैं। इस इंतजार में कि युद्ध की स्थिति सामान्य हो तो एक्सपोर्ट किया जा सके, लेकिन कई पेरिशेबल आइटम हैं जो कि ज़्यादा दिन तक नहीं रखे जा सकते कंटेनर में। ऐसे पर अब व्यापारी
अपना नुकसान सहते हुए उस कंटेनर को वापस लोकल मार्केट में यानी डोमेस्टिक मार्केट में उसे बेच रहे हैं। आप देखें तो कंटेनर की कंटेनर कतार लगी हुई है। यहाँ से जो एक्सपोर्ट होने वाले सामान है वो 8 दिनों से इसी में कंटेनर में पड़े हुए हैं।